चलिए अब हम लोग सीमा पर प्रतिशत परावर्तन एवं अपवर्तन या परसेंटेज रिफ्लेक्शन एट द बाउंड्री इस पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो साउंड होता है हर माध्यम पे, हर टाइप के मीडियम पे ट्रेवल कर सकता है और अलग अलग टाइप के मीडियम में इसका जो वेग होता है साउंड का जो वेलोसिटी होता है वो अलग अलग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर इसका आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन होता होगा या होता है, ये कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये वाला जो पैराग्राफ था वो समझ में आ गया होगा आपको। मेरा ये कहने का मतलब है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने पर हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। अब मान लेते हैं कि आपका जो साउंड वेव है, ध्वनि तरंग है, वो किसी मीडियम 1 से किसी दूसरे मीडियम 2 की ओर जाते हुए उसकी जो बाउंड्री है 1 और 2 की वहां पे टकरा करके पार्शियली रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो गया। क्लियर है? अब इसके लिए हम लोग ये इमेजिन करते हैं कि एक ये मीडियम है हमारे पास, वैसे माउस भी तो दिखता होगा, ये मीडियम है, तो यहां पे ये इस मीडियम को 1 और ये मीडियम 2 है और मीडियम 1 और मीडियम 2 का अगर हम लोग डेंसिटी देखें तो ये रो 1 और रो 2 है, इम्पीडेंस प्रतिबाधा Z1 और Z2 है और साउंड वेव का वेलोसिटी V1 और V2 है। इसको आपने ले लिया। अब यहाँ पे ये चीज और क्लियर है कि ये इंसिडेंस हो रहा है तो पार्शियली ये रिफ्लेक्ट हुआ और पार्शियली रिफ्रैक्ट हो रहा और ये इसकी बाउंड्री है यहां जो दिख रहा है। इसका मतलब अगर मैं इंसिडेंट वेव की बात करूं, इंसिडेंट के लिए आपके पास एक इक्वेशन बनना चाहिए। जो इसका इंसिडेंट वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर आप देखें तो वाई आई इक्वल टू ए आई साइन ओमेगा टी होना चाहिए। इसी तरीके से यहां से ये पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वाई आर की वैल्यू अगर निकाले हम लोग तो हमारे पास ये आ जाएगा ए आर साइन ओमेगा टी के इक्वल। सिमिलरली जो पार्शियली रिफ्रैक्ट हुआ है इस रीजन के लिए, यहां ये माउस पे फोकस कीजिए प्लीज, यहां तो इसके लिए आपके पास ये इक्वेशन है। यहां ये जो कांस्टेंट दिख रहा होगा आपको ए आई, ए आर और ए टी, ये इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड है। आपतित तरंग, परावर्तित तरंग और ये पारगमित तरंग का आयाम है। अब अगर हम लोग x इक्वल टू 0 की बात करें तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, मतलब यहां का जो विस्थापन है इधर के विस्थापन को हम लोग बराबर कर रहे हैं x इक्वल टू 0 के केस में। तो आपके पास क्या मिलेगा? आपके पास क्या मिला? ये मिला वाई आई प्लस वाई आर इक्वल टू वाई टी। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं अगर तो ए आई साइन ओमेगा टी प्लस ए आर साइन ओमेगा टी इक्वल टू ए टी साइन ओमेगा टी और x इक्वल टू 0 वाली बाउंड्री के लिए ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होंगे यहाँ, तो ए आई प्लस ए आर इक्वल टू ए टी एक इक्वेशन आया ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये नया टर्म कहां से आया? यहां इस टर्म को तो होना ही नहीं चाहिए। यहां पे देखिए मैं लिख देता हूं पेन से, ये ए आई वाला टर्म मैक्सिमम वैल्यू अगर पॉसिबिलिटी देखें तो ये होगा ए आई प्लस ए आर इक्वल ए टी।
क्लियर है? अब एक इक्वेशन आपने इसको ले लिया, इसको मान लेते हैं ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ये 1 नंबर का इक्वेशन है। अब इसी बाउंड्री के लिए हम लोग प्रेशर चेंजेस की बात करते हैं। प्रेशर चेंज कैसे निकलेगा? देखिए, इंसिडेंट जो वेव है उसके लिए हम लोग प्रेशर पीआई ले लेंगे, रिफ्लेक्टेड के लिए पीआर ले लीजिए और इसके लिए पीटी ले लेते हैं। तो पीआई प्लस पीआर इस बाउंड्री के लिए, यहां के लिए पीआई, यहां पीआई प्लस पीआर इक्वल्स टू पीटी, और जेड की वैल्यू तो आपको पता है, चेंज इन प्रेशर बाय वेलोसिटी होता है। जेड की वैल्यू इंपीडेंस निकालेंगे तो जेड की वैल्यू कितना, जेड की वैल्यू आपने क्या देखा है, पी प्रेशर चेंज बाई कण का वेग, दाब में परिवर्तन और कण का वेग, तो z इक्वल्स टू पी बाई डी वाई बाई डी टी, और उसको ट्रांसफर कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, p इक्वल्स टू जेड डी वाई बाई डी टी आना चाहिए। ठीक है, पी आई और पी आर ले लिया, पी आई प्लस पी आर इक्वल्स टू पी टी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां पे z की वैल्यू जैसे मैंने कहा कि आपको पता है, तो ये p की वैल्यू अगर निकालें तो z डी वाई बाई डी टी, तो z1 कितना हो जाएगा जी, z1 अगर निकालेंगे तो ये z1 डी वाई आई बाई डी टी, z2 निकालेंगे तो z2 डी वाई आर डी टी, नहीं z1 मतलब पहले मीडियम के लिए z1 है ना, तो इंसिडेंट के लिए कितना हो रहा है, इंसिडेंट के लिए निकालेंगे तो कितना होगा, यहां आ गया z1 डी वाई आई बाई डी टी, और रिफ्लेक्टेड के लिए कितना लिखेंगे आप, zr, नहीं z1 डी वाई आर बाई डी टी इक्वल, और ट्रांसमिटेड के लिए दूसरे मीडियम में जाएगा तो ये z2 डी वाई टी बाई डी टी, आपका ये इक्वेशन बना। पी आई की जगह कितना लिखेंगे आप, z1 डी वाई आई डी टी, प्लस पी आर की जगह कितना लिखेंगे आप, z1 डी वाई आर बाई डी टी, और z टी या सॉरी पी टी की जगह लिखेंगे z2 डी वाई टी बाई डी टी। क्लियर है? एक चीज और भी समझ में आ गया है कि आपका जो ये इंसिडेंट वेव है, परावर्तित तरंग की जो दिशा है, परावर्तित वेव का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, अपोजिट है तो नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो यहां देखिए डी वाई आई बाई डी टी, डी वाई आर बाई डी टी और डी वाई टी बाई डी टी निकालते हैं। वाई आई की वैल्यू रखिए, तो वाई की आई कितना लिए थे आप, वाई आई है ए आई साइन ओमेगा टी, तो वहां कितना हो जाएगा, अगर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ए आई ओमेगा कॉस ओमेगा टी, आपके पास ये आया, और यहां इसको नेगेटिव लेंगे इसके रेस्पेक्ट में, इसलिए माइनस z1 ए आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, z2 ए टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी आया। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू की बात करें, ये कॉस वाला टर्म मैक्सिमम हो गया यानी कि 1, है ना। क्या बचा, देखिए अगर इसको सिंपल करते हैं तो पहले तो ओमेगा कॉमन निकलेगा और ओमेगा कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, फिर ये मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू ले लिए तो 1 हो गया, ये बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, z1 ai माइनस z1 ar इक्वल्स टू z2 at, ओमेगा कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब एक काम करते हैं, आपका इक्वेशन नंबर 1 जो आपने निकाला था और आपके इक्वेशन नंबर 2 उसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें, तो आप अपने इक्वेशन नंबर 1 पे एक काम कीजिए, z1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो z1 ai प्लस z1 ar इक्वल्स टू z1 at आएगा, और यहां तो है ही, ये क्या है, z1 ai माइनस z1 ar इक्वल्स टू z2 at, इसको ऐड कर दिए तो ये दोनों कैंसिल होगा, z1 ar कैंसिल हुआ तो 2z1 ai इक्वल्स टू z1 प्लस z2 at, और यहां से आपको 80 मिल जाएगा। 80 की वैल्यू कितना लिखेंगे आप, 2z1 ai बाई z1 प्लस z2, ये आपके पास निकल के आया 80 की वैल्यू। क्लियर है? अब उसके बाद 80 की वैल्यू को अपने इक्वेशन नंबर 1 पे रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या है, इक्वेशन नंबर 1 आपने लिया है ai
प्लस ए आर इक्वस टू ए टी, वहां पे ए टी की वैल्यू अगर रखते हैं तो ए आई प्लस ए आर 2z1 z1 प्लस z2 ए आई। अब अगर इसको ट्रांसफर कर दें तो आपके पास एक इक्वेशन ऐसा बन गया, ए आई इधर ले आए, ए आर निकालेंगे तो 2z1 z1 प्लस z2 ए आई माइनस ए आई। ये z1 प्लस z2 है, इसमें सिंपल मैथमेटिक्स लगा देते हैं, ये एलसीएम होगा तो ये 2z1 माइनस z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई z1 प्लस z2 ए आई, ब्रैकेट ओपन कीजिए। तो अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2z1 माइनस z1 माइनस z2, तो 2z1 में से z1 माइनस, देन यू हैव z1 माइनस z2 बाई z1 प्लस z2 ए आई। ये निकल के आया ए आर और ये है आपके पास ए टी। ये दो स्पेसिफाइड वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। अब ए आर भी मिल गया, ए आई भी मिला, सॉरी ए टी भी मिला, इन टर्म्स ऑफ ए आई मिला है। अब हम लोग बात करते हैं परावर्तन गुणांक की, है ना। अब परावर्तन गुणांक की अगर बात कीजिए तो आर इससे इसको शो करते हैं हम लोग, और आर की वैल्यू ए आर बाई ए आई के इक्वल होगा। ए आर आपको पता है रिफ्लेक्टेड रे है या रिफ्लेक्टेड वेव है, उसका एम्पलीट्यूड है, और ए आई इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड है, और इसकी वैल्यू ए आर बाई ए आई की वैल्यू z1 माइनस z2 बाई z1 प्लस z2 होगा, अभी आपने निकाला है उससे। सिमिलरली अगर आप लोग अपवर्तन गुणांक निकालते हैं, ये क्या है, परावर्तन गुणांक है, ये क्या है, अपवर्तन गुणांक है, ए टी बाई ए आई होगा, इसको भी आपने अभी निकाला है, इसकी वैल्यू 2z1 z1 प्लस z2 के बराबर है। यहां तक चीजें आपको क्लियर है। अब हम लोग कुछ केसेस की बात करते हैं। केस नंबर 1, अगर मैं कहूं z1 इज ग्रेटर देन z2 हो जाए तो इसका मतलब r की वैल्यू पॉजिटिव मिलना है, ठीक है, r की वैल्यू पॉजिटिव होगा। इट मींस परावर्तित तरंग में आपतित तरंग के सापेक्ष पाई का फेस डिफरेंस आ जाएगा। अगर ये वाला केस है z1 इज ग्रेटर देन z2 तो आप लिखेंगे r बिकम पॉजिटिव, मींस आपतित और परावर्तित, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट में पाई का फेज डिफरेंस होगा। रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव के डिस्प्लेसमेंट में पाई का फेज डिफरेंस आएगा। अब अगर z1 इज लेस देन z2 की बात करूं तो r बिकम नेगेटिव। इसका मतलब नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। r इक्वल टू, अगर ये वाला केस लेते हैं z1 इज ग्रेटर देन z2 तो यहां पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब फेस सेम कहिए, और नेगेटिव आने का मतलब फेस अलग अलग होगा, मतलब पाई का आएगा। देखिए पहला वाला केस थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हो गया, z1 इज ग्रेटर देन z2 है तो r की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे, और अगर r की वैल्यू को आप पॉजिटिव ले रहे हैं इसका मतलब आपतित और परावर्तित तरंग के विस्थापन में कला समान होगी, कोई कलांतर नहीं होगा। और अगर z1 इज लेस देन z2 कहते हैं तो r की वैल्यू नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब है आपतित और परावर्तित, मतलब इंसिडेंट वेव और रिफ्रैक्टेड वेव में पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। केस नंबर 3 की अगर बात करें, नहीं ये तो हो गया परावर्तन। अपवर्तन गुणांक की बात करेंगे तो क्या होगा इन दोनों के लिए, z1 इज ग्रेटर देन z2 और z1 इज लेस देन z2। दोनों ही केस में इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही है, ग्रेटर देन हो लेस देन हो तो t की वैल्यू अपवर्तन गुणांक के मान में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब इसमें कोई कला या कलांतर नहीं आएगा। अब अगर मैं बात करूं दोनों इक्वल है तो, अगर दोनों इक्वल है तो r की वैल्यू 0, इसका मतलब कोई भी साउंड वेव रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सबके सब ट्रांसमिट हो जाएंगे। और अगर सबके सब ट्रांसमिट हो जा रहे हैं इसी को इंपिडेंस मैचिंग कहा जाएगा। यही केस इंपिडेंस मैचिंग का
होगा। ठीक है, ये तीनों के समझ में आ गया होगा कि अगर पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ रहा है तो कला में कोई चेंजेस नहीं होगा, फेस सेम रहेगा। और अगर नेगेटिव आएगा तो फेस पाई का होगा। और अगर टी के केस में देखते हैं तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, आइदर Z1 इज ग्रेटर देन Z2 और Z1 इज लेस देन Z2, ऑल दिस केस। लेकिन अगर ये हो जाता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मीडियम सेम ही है, यहां रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। रिफ्लेक्शन नहीं हुआ मतलब सबके सब रे क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे। इसी को इंपिडेंस मैचिंग का केस कहते हैं। इस पे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। बीच में एक कुछ सेंटेंस में कुछ मिस्टेक दिखा होगा, उसको फोकस नहीं कीजिएगा, यहाँ पे करेंगे। ठीक, और कुछ डाउट होगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।